एक और वीडियो हमारा जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए थर्ड जो है मॉडल पेपर अपना होने वाला है। इससे पहले 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है इन मॉडल पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि आप है ना, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो स्किप कर करके वीडियो चला रहे हैं, तो ऐसा ना करें। या इससे क्या होता है कि जो चीज़ें अलग क्वेश्चन के अलावा भी और क्वेश्चंस बताए जाते हैं, जो क्वेश्चन मान लो इसमें समाहित नहीं हुए, उससे संबंधित कोई अगर दूसरा क्वेश्चन हो तो वो भी आपको बताए जाते हैं। तो अगर आप स्किप करते रहोगे तो वो चीज़ें आप मिस कर दोगे और हो सकता है कि एग्ज़ाम में जो है इसका नुकसान आपको हो सके। तो आपको जो है बिना स्किप किए भी अगर पूरे वीडियो आपको जो है वो देखने होंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं हम मॉडल पेपर नंबर 3 की। खंड ए आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके है खंड ए में, नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखें। और इसमें जो है आपके 18 अभ्यास हैं और इन 18 अभ्यास के अंदर जो है वो टोटल 9 नंबर होंगे, आधा आधा नंबर का है। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, वैसे ही इसमें भी बता रहा हूँ कि प्रश्नों की संख्या जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कम या ज़्यादा की जा सकती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ मान लो जैसे मैंने आधा नंबर का जो है वो लिया है, ठीक है, तो वो 1 नंबर का भी कर सकते हैं। जिनको मैंने 1.5 नंबर का लिया है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2 नंबर का भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 मैप, इसके अलावा 2 निबंधात्मक और 3 दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न जो हैं वो आपके सेम रहने वाले हैं। छोटे वाले क्वेश्चंस के नंबर जो हैं वो कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं, वो जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार होगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कहता है कि किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर दिया है। तो कौन सा ऐसा जो है विद्वान है इसके अंदर एबेसेदे के अंदर कि जिसने अपनी परिभाषा में गत्यात्मकता शब्द जो है उसके ऊपर जोर दिया है। तो किसने दिया है गत्यात्मकता पर जोर। ठीक है, तो गत्यात्मकता की बात करें तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। एलन सैंपल ने जो है गत्यात्मकता पर जोर दिया था। ठीक है, अपनी परिभाषा में उन्होंने गत्यात्मकता पर, और आपके जो रेडजेल हैं उन्होंने संश्लेषित शब्द पर जोर दिया था। ठीक है, तो ये आपको विशेष याद रखना है। परिभाषाएं तो आपको याद करनी ही करनी है, लेकिन इस परिभाषा के अलावा ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि रेडजेल ने अपनी परिभाषा में किस शब्द पर जो है ज़्यादा जोर दिया था और सैंपल ने किस पे दिया था। तो आइए चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अपन तो आपकी स्क्रीन पर है, मानव भूगोल के अध्ययन की कौन सी विचारधारा मानव जाति प्रजाति धर्म आधारित सामाजिक संवर्गों पर जोर देती है। तो मानव भूगोल के अध्ययन के अंदर ऐसी कौन सी विचारधारा है जो मानव की जाति प्रजाति धर्म जो आधारित जो सामाजिक वर्ग हैं उनके ऊपर जोर देती है। तो कौन सी देती है? इनमें से नियतिवाद, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। तो इन चारों में से जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मानवतावादी जो विचारधारा है वो जाति प्रजाति धर्म आदि पर जो है विशेष जोर देती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो जनांकीय जो संक्रमण की जो प्रथम अवस्था है, 3 अवस्थाएं हैं आपको याद होंगी। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं हैं। उन 3 अवस्थाओं में पहली जो अवस्था है, ठीक है, प्रथम अवस्था जो है उसमें क्या होता है? ये चारों ऑप्शंस में तो क्या उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर में जो है कमी, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर समय के साथ घटना, जनसंख्या का मंद गति से बढ़ना। तो ये 4 ऑप्शन है। तो पहली में क्या होगा? तो पहली जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। और जो आपकी दूसरी अवस्था होती है उसके अंदर जन्म दर उच्च होती है परंतु मृत्यु दर निम्न होती है। ठीक है, और तीसरी अवस्था जो होती है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती हैं? कम होती हैं। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। तीनों ही अवस्थाओं का मैंने आपको बता दिया है, तीनों का आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर प्रथम अवस्था पूछिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ द्वितीय भी पूछ सकते हैं। तो द्वितीय में उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, और जो तीसरी अवस्था रहेगी उसमें दोनों बराबर रहती हैं। इसमें या तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है या फिर ऋणात्मक हो जाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या की पूर्वानुमान के लिए किस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो जनसंख्या जो है उसके की अगर अपन बात करें उसके पूर्वानुमान की या उसके भविष्य के लिए कौन से सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा। 4 ऑप्शन है, लिंगानुपात है, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि और जनसंक्रमण जनांकीय संक्रमण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर द जो है वो सही है। जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है उसका जो है उपयोग करके जनसंख्या के भविष्य के बारे में या कहें तो पूर्व अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है, जो है जनांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है उसके द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होगा, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार 10वें स्थान पर स्थित देश है। तो मानव विकास जो प्रतिवेदन रिपोर्ट है उसके अनुसार 10वें नंबर पे कौन सा होगा। तो आपकी बुक्स में ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो जितने भी आपके हैं उन सबको आप याद करोगे, ठीक है। जैसे इसमें डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है और नीदरलैंड है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 10वें नंबर पे इन चारों में से कौन सा है, ठीक है। तो 10वें नंबर पर आता है आपका डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डेनमार्क है वो 10वें नंबर पे है। 1 नंबर पे आपका नॉर्वे है, ठीक है। 1 नंबर पे क्या है, नॉर्वे है। 1 नंबर पर जो देश है वो है नॉर्वे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 का, सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो सिंकोना नामक जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की छाल से जो प्राप्त होते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, रबड़, कुनेन, गोंद या बाटा। ये बाल्टा है, सॉरी है ना, ध्यान रखना, बाल्टा, ठीक है। बाल्टा ले आधा है, बाल्टा है ये, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सी चीज़ जो है वो सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होती है, तो कौन सा होगा। तो कुनेन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है, कुनेन। अब कुनेन क्या है, तो कुनेन एक दवाई है भाई। कुनेन क्या है, दवाई है। किस चीज़ की दवाई है, तो मलेरिया की, ठीक है। तो मलेरिया जो बीमारी होती है उसके इलाज में काम में आती है कुनेन, और ये कुनेन जो है वो सिंकोना वृक्ष की छाल से बनती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बीमारी का नाम भी याद रखना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिंकोना नामक वृक्ष से कौन सी दवाई बनाई जाती है या औषधि बनाई जाती है, ठीक है। तो कौन सी बीमारी की औषधि बनाई जाती है, तो ये मलेरिया की बनाई जाती है। या अजय कुनेन क्या है, तो कुनेन क्या है, मलेरिया की एक दवाई है, ठीक है, या औषधि आप बोल सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रकार उद्योग व अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो ऐसा कौन सा उद्योग जो है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है वो तैयार करता है। स्वच्छंद उद्योग, कुटीर उद्योग, आधारभूत उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग। तो राइट ऑप्शन आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा, आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग है वो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है वो उसका उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सही है वो आपका राइट हो जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण जो हो जाएगा लोहा अयस्क का, ठीक है, लोहा इस्पात, ठीक है। तो लोहा इस्पात जो है वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर तो देखो आधारभूत उद्योग दिया हुआ है, लेकिन अगर मान लो लोहा इस्पात उद्योग हो भाई, ऑप्शन में लोहा इस्पात उद्योग भी हो सकता है, तो आप उसको ही राइट करोगे, ठीक है। अगर आधारभूत उद्योग ना हो और उसकी जगह अगर लोहा इस्पात उद्योग हो तो सही क्या होगा हमारा, लोहा इस्पात उद्योग भी सही होगा, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग है वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का भी काम करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 का, निम्न में से निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर में नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा एक ऐसा जो है क्रिया है आपकी, ठीक है, या सेक्टर है जो द्वितीय क्रियाकलाप में नहीं आता। तो टोकरी बुनना, इस्पात प्रगलन, मछली पकड़ना या वस्त्र निर्माण।
तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सही आंसर है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना जो है ये ऑप्शन नंबर सही है, वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, मछली पकड़ना है वो प्राथमिक क्रियाकलाप है। कौन सा है? प्राथमिक है। जबकि टोकरी बुनना, इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण ये आपके द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है। तो विश्व का सबसे व्यस्ततम जो समुद्री जलमार्ग भी आ सकता है या जो सिर्फ व्यापारिक आ सकता है। तो इसमें आप देखिए, इसमें है भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग, दूसरा है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, तीसरा आपका है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग और चौथा आपका है उत्तमाशा अंतरीप समुद्री जलमार्ग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि विश्व का सबसे जो व्यस्ततम जलमार्ग है, ठीक है, व्यापारिक जो है या समुद्री है, ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। ऑप्शन नंबर 6 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये समुद्री मार्ग आ गया। अगर नदी मार्ग का पूछें तो राइन है। कौन सा है? राइन नदी। ठीक है, राइन नदी जो है आंतरिक जलमार्ग का है, ये सबसे व्यस्ततम जो है जलमार्ग है आंतरिक का। ठीक है, और समुद्री का उत्तरी अटलांटिक है और आंतरिक जलमार्ग का सबसे जो है वो व्यस्ततम जो है वो राइन नदी जलमार्ग है। और राइन नदी जो है यूरोप में बहती है। ठीक है, विशेष करके फ्रांस और जर्मनी, ठीक है, जो आपके जो ब्लैक फॉरेस्ट हैं वहाँ से होकर ये बहती है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, हुगली नदी किस नदी की शाखा है? तो हुगली नदी है वो कौन सी नदी की शाखा है? गोदावरी की, कृष्णा की, गंगा की या कावेरी की? तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हुगली जो नदी है वो किसकी शाखा है? गंगा नदी की शाखा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन गंगा नदी की शाखा कौन सी है? हुगली नदी। और हुगली नदी पे ही कोलकाता बंदरगाह स्थित है, ये भी याद रखना। कोलकाता बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? हुगली नदी के ऊपर ही है कोलकाता। कोलकाता पतन, ठीक है, तो कोलकाता पतन कहाँ है? हुगली नदी पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 अपना है, भारत में किस क्षेत्र में आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि अर्थात झूमिंग कृषि नहीं की जाती है? तो कौन से क्षेत्र में जो है वो जो है ये नहीं की जाती है? तो आपको मैं बताऊं कि भारत के अंदर जो है वो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राज्यों के अंदर जो है ये कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मणिपुर है, मेघालय है, असम है और पंजाब है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, द ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, पंजाब, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में तो ये की जाती है। और यहाँ अगर आप गौर करो तो मणिपुर, मेघालय और असम ये आपके कौन से राज्य हैं? उत्तर पूर्वी राज्य हैं। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में तो होती ही है, तो ये तीनों तो आपको जो है आने हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में कितने राज्य आते हैं? 7 आते हैं, जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से का है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरल और बिहार है। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर द यानी बिहार जो है वो हो जाएगा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र भारत के जो है धनाढ़ राज्यों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें केरल की, तो केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में केरल में हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा नगर परिवहन नगर की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये यहाँ पर आपके पास 4 जो हैं वो आपके ऑप्शन हैं, जिसमें विशाखापट्टनम है, कांडला है, कोझिकोड और गुवाहाटी। तो इनमें से चारों में से कौन सा है जो है आपका
परिवहन नगर नहीं है। तो परिवहन नगर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है वो आपका क्या नहीं है, एक परिवहन नगर नहीं है। ठीक है, याद रखना है। प्रशासनिक नगर तो है गुवाहाटी, लेकिन क्या नहीं है, जो है परिवहन नगर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में, दिल्ली में, प्रयागराज में या आगरा में। तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर जो अपना ब जो है वो बिल्कुल सही है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक जो देश होते हैं उनके मध्य जो व्यापार होता है वो व्यापार क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुराज्यीय व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दो देशों के मध्य हो रहा है मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राज्यीय जो व्यापार होता है वो दो राज्यों के मध्य होता है। बहुराज्यीय जो व्यापार होता है वो आपका कौन सा कहलाएगा, बहुपार्श्विक व्यापार। ठीक है, इसके अलावा दो देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार है उसे द्विपार्श्विक व्यापार भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, धारा के लिए जल में उर्वरक किस तत्व की मात्रा को बढ़ा देती है। तो धारा के लिए जल जो है, यहाँ धारा नहीं है भाई, धरातल ही है। धरातल के लिए जो जल में उर्वरता है वो किस तत्व को बढ़ा देती है, सल्फर को, क्लोरीन को, नाइट्रेट्स को, अमोनिया को। तो ऑप्शन नंबर जो सही है वो सही हो जाएगा, नाइट्रेट जो है उसकी मात्रा को बढ़ा देती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाह्य स्रोतन गतिविधि किस क्रियाकलाप का अंग है। तो कौन से का है, पंचम का है, चतुर्थक का है, तृतीयक का है या द्वितीयक का है। तो बाह्य स्रोतन किस में आएगा, तो बाह्य स्रोतन आएगा आपके चतुर्थक में। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसके आगे और बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है जो अंतिम जो है आपका एबेसेद है, भारत में पाए जाने वाला सबसे छोटा धार्मिक समूह है। तो भारत में सबसे छोटा जो धार्मिक समूह है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है और सिख धर्म है। तो इन चारों में से कौन सा सबसे छोटा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब जो है आपका सही होगा। जैन धर्म है वो भारत का सबसे छोटा क्या है, धार्मिक समूह है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा जिसमें आपके रिक्त स्थान आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और 10 रिक्त स्थान है, 5 नंबर के हैं, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 5 भी हो जाए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। तो देखो यहाँ पर है, जर्मन भूगोलवेता राज्य या देश का वर्णन के रूप में करते थे। तो जर्मन भूगोलवेता हैं वो राज्य का जो अध्ययन करते थे या राज्य का वर्णन करते थे, तो किस रूप में करते थे, तो वो करते थे जीवित जीव के रूप में। ठीक है, किसके रूप में करते थे भाई, जीवित जीव के रूप में जो है वो इसका वर्णन करते थे। यानी जर्मन भूगोलवेता है वो राज्य को एक जीव मानते थे। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, जीवित जीव के रूप में। ठीक है, दूसरा अपना है, स्थान जहाँ लोग आगमन करते हैं वह कहलाता है। तो देखो जहाँ से लोग आते हैं वो उद्गम स्थान कहलाता है, और जहाँ पर लोग जाते हैं वो क्या कहलाता है, गंतव्य। ठीक है, क्या कहलाएगा, गंतव्य स्थान। ठीक है भाई, जहाँ से आएंगे वो उद्गम होगा, जहाँ जाएंगे वो गंतव्य होगा। तो ये आपको याद रखना है, गंतव्य स्थान। ठीक है, ये वह है भाई। ठीक है, वह है, तो गंतव्य स्थान। बढ़ते हैं अगले की ओर। जल की उपलब्धता, भू आकृति और मृदा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो हैं भौगोलिक कारक हैं। चलो यार इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो फिर से अपन देखते हैं, जल की उपलब्धता, भू आकृति और मृदा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं। तो इसमें एक कारक छूटा हुआ है। ठीक है, तो वो कारक कौन सा है भाई, सारे भौतिक कारक नहीं है, इसमें एक कारक रहा हुआ है। तो कौन सा रहा हुआ है, जलवायु। कौन सा रहा हुआ है,
जलवायु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान में जलवायु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोफेसर अमात्य सेन ने मानव विकास के रिक्त स्थान उपागम की अवधारणा प्रस्तुत की। तो कौन सा उपागम प्रस्तुत किया था, तो क्षमता उपागम। कौन सा, क्षमता उपागम। ठीक है, प्रोफेसर अमात्य सेन ने कौन सा दिया था भाई, क्षमता उपागम दिया था। ठीक है, तो क्षमता उपागम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे इकाई है। तो कुटीर उद्योग है वो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी है, छोटी। भाई सबसे छोटी इकाई जो है विनिर्माण में क्या होती है, कुटीर उद्योग होता है, उसके बाद में लघु उद्योग होता है, और फिर बड़े पैमाने के या वृहद पैमाने के उद्योग होते हैं। तो कुटीर उद्योग क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया निर्माण इकाई के हिसाब से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तीसरे के अंदर आपका जलवायु होगा, चौथे के अंदर आपका क्षमता होगा, और पांचवा जो है उसके अंदर सबसे जो है छोटा होगा। ठीक है, छोटी इकाई होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अपना हो जाएगा, झूमिंग कृषि को मैक्सिको में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, मैक्सिको में क्या कहा जाता है, तो मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा। ठीक है, क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। तो देखो मैक्सिको में है मिल्पा कहा जाता है, और आपका इंडोनेशिया मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। ठीक है, और भारत में इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप जितने भी हैं इसके नाम अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट हमारा है, नगर आर्थिक वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं। तो नगर जो हैं वो किस आर्थिक वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं, तो नोड के रूप में। ठीक है, किसके रूप में करते हैं, नोड के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर अपने देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट जो है रिक्त स्थान की तरफ। नेक्स्ट रिक्त स्थान है, ग्रामीण बस्तियों में अधिकांश लोग आर्थिक क्रिया में संलग्न होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो उनका जो है मतलब जो व्यवसाय होता है वो किस क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ होता है, तो प्राथमिक से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक। भाई गांव के लोग कृषि करते हैं, ज़्यादा कृषि करना, पशुपालन करना, ये काम ज़्यादा करते हैं। तो ये दोनों ही काम जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, बस्ती का आकार और रिक्त स्थान में भिन्न होती है। तो आकार और प्रकार, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रकार। बस्तियाँ जो होती हैं आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। फिर लास्ट है अपना, जयपुर एक नगर है। तो जयपुर किस प्रकार का नगर है, तो प्रशासनिक। ठीक है, जयपुर क्या है, प्रशासनिक नगर है। ठीक है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि जो भी राजधानी आए, ठीक है, चाहे वो भारत की राजधानी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की राजधानी हो, तो ये जितनी भी राजधानियाँ हैं वो आपकी सारी जो है प्रशासनिक नगर में आएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये हिंट है। अगर आपको राजधानियाँ सबकी पता है कि हर राज्य की, तो आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है यहाँ, तो मान लो जयपुर का आ गया, अगर जयपुर के अलावा भी आता है तो जितनी भी राजधानियाँ होंगी वो राजधानियाँ कौन सी होंगी, प्रशासनिक नगर होंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जितने भी पतन होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे परिवहन नगर होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुत्रात्मक की तरफ। तो अति लघुत्रात्मक में हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक लिखें। तो कौन से 4 कारण हैं, पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृति, तीसरा आपका है जो है वो है जलवायु, और चौथा आपका है मृदा। तो ये 4 कारण हैं भौतिक कारण जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। भौतिक बोल सकते हो या भौगोलिक बोल सकते हो, एक ही बात है, या प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। डिपेंड आप पर करेगा कि क्वेश्चन जो है वो आप कैसे समझते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो भी चेंज हो सकती हैं, तो वो आप ध्यान रखोगे, धैर्यतापूर्वक जो है प्रश्न पत्र को पढ़ोगे, कोशिश करोगे कि क्या पूछा गया है वो समझने की, उसके बाद में ही आपको आंसर करना है। कभी भी जल्दबाजी एग्ज़ाम में नहीं करनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रोफेसर अमात्य सेन ने विकास को किस रूप में देखा है। तो प्रोफेसर अमात्य सेन ने विकास को किस रूप में देखा है,
तो प्रोफेसर अमात्य सेन ने विकास को मानव स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा है। तो किस रूप में देखा है? मानव जो स्वतंत्रता है उसमें वृद्धि के रूप में। ठीक है, यहाँ स्वतंत्रता से मतलब ये स्वतंत्रता नहीं है कि भाई आज़ादी हमें दे दी, अंग्रेज़ों से गुलाम हो गया वो। ठीक है, तो वो आज़ादी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कौन सी स्वतंत्रता की? यानी हम जो है आर्थिक रूप से इतने सक्षम हों कि हम जो है किसी भी चीज़ को परचेज कर सकें, हमारी क्रय शक्ति है वो बढ़े। ठीक है, उस स्वतंत्रता की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, यानी ये आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ना प्रोफेसर अमात्य सेन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लास्टिक उद्योग किस वर्ग का उद्योग है? तो प्लास्टिक उद्योग है वो कौन से वर्ग में आता है? तो वो पेट्रो रसायन उद्योग वर्ग में आता है। ठीक है, पेट्रो रसायन उद्योग में प्लास्टिक उद्योग आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका रंग रोगन है वो भी पेट्रो रसायन में आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो कृत्रिम रेशे हैं वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की भाषण किस भाषा परिवार से संबंध रखते हैं? तो यहाँ भाषा ही है। ठीक है, भाषा ही है, भाषण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शब्द है? भाषा। राज्यों की भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? यहाँ भाषण नहीं है भाई। ठीक है, भाषा ही है। तो इसमें है चीनी तिब्बती, यहाँ पर क्या है? तिब्बती है। कौन सी भाषा संबंध? चीनी तिब्बती, यानी जिसको किरात भी कहते हैं, भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 का, अशोधित जन्म दर की गणना का सूत्र बताएं। CBR, इसको है ना शॉर्ट में अशोधित जो जन्म दर है उसको CBR के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है CDR। ठीक है, अशोधित मृत्यु दर। ठीक है, तो ये पिछले मॉडल पेपर में आया था, इस मॉडल पेपर में CBR जो है वो है। तो इसका सूत्र होगा किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म। ठीक है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बट्टा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुणा क्या है? यहाँ पर 1000 है। ठीक है, तो ये होगा, और उसमें जो है वो जीवित जन्म की जगह मृत्यु आएगी। ठीक है, बाकी का जो है दोनों का लगभग सेम रहता है, तो आप इसमें देख लेना। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा है, अंग्रेजों द्वारा विकसित किन्हीं 2 पत्तनों, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है भाई, क्या है? पत्तनों के नाम लिखें। तो अंग्रेजों ने भारत के कौन से 2 जो नगर हैं उनका विकास किया पतन के रूप में? तो उसका आंसर है मुंबई और कोलकाता जो है, इन दोनों का अंग्रेजों द्वारा जो है विकास किया गया है। बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अपना है, धूम्र कोरा किसे कहते हैं? तो धूम्र कोरा किसे कहते हैं, ये जो आपके चैप्टर वाइज जो मोस्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को याद करने हैं। आपको सिर्फ मॉडल पेपर ही नहीं देखना है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं है कि भाई आप मॉडल पेपर देख रहे हो और फिर जो आपके नंबर नहीं आएंगे, फिर आप कहोगे सर आपने गारंटी ली थी। ठीक है, तो गारंटी की बात यह है कि आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप वहाँ देखोगे जाकर तभी आप जो है इन सबको कर पाओगे। अगर आप नहीं देखोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो है क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है लेकिन सारे ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सारे ऐड करेंगे तो मॉडल पेपर की संख्या वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी को कम करने के लिए या मॉडल पेपर्स की संख्या कम करने के लिए हमने जो है आपके जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको तैयार किया था। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पहले उनको देखो, उसके बाद में मॉडल पेपर पढ़ो, तब जाकर ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में और आपकी तैयारी भी जो है वो काफ़ी मज़ेदार होगी और अच्छे नंबर की जो है वो संभावनाएं भी ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसका आंसर। औद्योगिक नगरों में जब प्रदूषित गैस एवं प्रदूषक तत्व जो है सामान्य रूप से पड़ने वाले जो कोहरा होता है उस कोहरे के साथ मिल जाते हैं तो उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, यानी क्या होगा कि औद्योगिक जो नगर होते हैं वो आपको पता ही है कि वहाँ पर जो है प्रदूषित गैसें होती हैं और भी कई प्रकार के प्रदूषक तत्व होते हैं। तो ये जो है वो सामान्य जो कोहरा आता है उस कोहरे के साथ मिल जाते हैं, क्यों? वहाँ भी ज़्यादा प्रदूषण होता है तो वो मिलने ही मिलने हैं। तो इस वजह से जो कोहरा होगा
उस कोहरे को ही धूम्र कोहरा कहा जाएगा। तो कोई नई चीज़ नहीं है। कोहरे के अंदर जो है प्रदूषक और प्रदूषण गैसें के मिलने की वजह से जो कोहरा बनेगा वो धूम्र कोहरा कहलाएगा। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं? तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ऐसे रेल मार्ग होते हैं जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए उसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होगा कि एक महाद्वीप के आर पार होना। ठीक है, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। ठीक है, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो देखो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का जनसंख्या घनत्व सन 2011 की जनगणना के अनुसार। अब अपना स्टार्ट होता है खंड ब, लघुतरात्मक प्रश्न है। 12 नंबर के इसमें आपके आने हैं। ठीक है, तो ये इनकी संख्या भी जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद है उससे आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले इसके बारे में बताना है कि पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है इसकी जो शुरुआत या इसके प्रवर्तक जो हैं वो फ्रेडरिक रेडजेल हैं और इसकी जो समर्थक हैं वो रेडजेल की शिष्या एलन सी सैम्पल है। और पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है वो प्रकृति को सर्वोपरि मानता है। ठीक है, और प्रकृति जो है जो मनुष्य को देती है और मनुष्य उसको जो है उसी रूप में ग्रहण कर लेता है। तो ये जो बात है वो कौन कहता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपना है 5 का, स्पष्ट कीजिए कि वाणिज्य पशुपालन एक विशिष्ट गतिविधि है। तो आप कैसे स्पष्ट करोगे कि वाणिज्य पशुपालन जो है वो क्या है? एक विशिष्ट जो है गतिविधि है। तो कैसे इसको अपन जो है देखेंगे या किस रूप में अपन देखेंगे? तो मैं आपको यहाँ बताऊँ कि आप जो है इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इसमें क्या है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ठीक है, प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, चारे की उत्तम व्यवस्था की जाती है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, एक प्रकार का विशिष्ट जो है गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है प्राथमिक क्रिया कौन सी हैं, ये पर्यावरण पर क्यों निर्भर है? तो प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं? तो मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, अगर आपको याद है तो, अगर नहीं है तो एक बार फिर से आप सुन लो कि जिसमें इसके अंदर कृषि जो है वो आएगी, पशुपालन आएगा, इसके अलावा जो है वनोत्पादन जो है वो आएगा, आखेट आएगा, भोजन संग्रहण आएंगे, मछली पकड़ना है वो आएगा। तो ये सारे के सारे जो क्रियाकलाप हैं वो सारे के सारे प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। ठीक है, क्रियाएं कौन सी हैं तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अब ये पर्यावरण पर क्यों निर्भर होती हैं? तो ये इसलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर जो है मतलब पर्यावरणीय चीज जो है जैसे धरातल है, जल है आदि का उपयोग करके इनको जो है क्या है, इनका जो है सहयोग लिया जाता है, इसलिए ये पर्यावरण पर पूरी तरीके से निर्भर है। क्योंकि ये वनस्पति और पशुओं के ऊपर यानी सजीव भी आप कह सकते हो ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के हिसाब से, लिखने के हिसाब से नहीं है, लिखने के लिए आपको अलग से देखना होगा। डेन्यूब जलमार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 7 का क्वेश्चन है। डेन्यूब जलमार्ग है वो यूरोप का जो है जलमार्ग है और ये जो है आपके यूरोपियन देश जो हैं उनको आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख लेना कौन से हैं। शायद मेरे हिसाब से इसमें कुछ भाग जर्मनी का, फ्रांस, शायद ये तो शायद राइन वाले में है। डेन्यूब भी है, देखो मुझे जो है पूरा ध्यान में तो नहीं आ रहा, लेकिन ये यूरोप का तो है, ये तो श्योर है। कौन से देशों से होकर जा रहा है ये थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा डाउट है, तो आप एक बार इसको देख लेना। उसके बाद में शुष्क कृषि व आर्द्र कृषि में अंतर क्या है? तो शुष्क कृषि जिसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, और शुष्क कृषि के अंदर जो है शुष्क फसलें बोई जाती हैं और इसमें आर्द्र फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, या ज़्यादा पानी वाली जो है वो आप कह सकते हो। इसमें उदाहरण आप दे सकते हो जो बाजरा है, मूंग है, मोठ है, ठीक है, गवार है, ये सब क्या है कम पानी में यानी शुष्क फसलें हैं। जबकि इसके अंदर जो है चावल, गन्ना, जूट आदि।
ठीक है, तो ये 3 कारण हो गए, 3 कारण काफ़ी रहते हैं। अगर 1.5 नंबर का क्वेश्चन हो तो 4 नंबर का हो तो आपको 4 जो है विशेषताएं बतानी होंगी या 4 अंतर बताने होंगे। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु बनी राष्ट्रीय समिति द्वारा क्या सुझाव दिए गए। तो इसमें आपको क्या है कि जो इसके उद्देश्य थे ना पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के, वो उद्देश्य ही लिखने। ठीक है, जैसे भाई सभी लोगों को जो है इसका लाभ मिले, कि भाई वो कोई है ना, वो एक विशेष वर्ग को न मिलकर सबको इसका विकास मिले, और जो क्षेत्र हैं उन अन्य क्षेत्रों के साथ आर्थिक विकास से करना। ठीक है, बाजार व्यवस्था को सुधार करना। ठीक है, तो इसमें ऐसे कुछ कारण है ना आपके, तो वो कारण आप जो है वो देख लोगे और तो वहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला आपका है, भारतमाला योजना की प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भारतमाला योजना है वो किससे रिलेटेड है, सड़क से रिलेटेड है। ठीक है, सड़क मार्ग से रिलेटेड है। इसमें क्या है, एक्सप्रेस वे का निर्माण करना, सड़कों को और ज़्यादा अच्छी बनाना, समय की बचत, ठीक है, परिवहन लागत का कम आना। तो इस प्रकार से कुछ इसकी विशेषताएं हैं, तो वो विशेषताएं आप जो हैं वो देख लेना और इसका जो है वो आप आंसर कर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपका अंतिम लघुतरात्मक है। जल प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख कारण लिखें। तो जल प्रदूषण क्या है, तो आप बता सकते हो कि जल की जो प्राकृतिक रासायनिक जो गुण धर्म है उनमें जो है परिवर्तन होना जल प्रदूषण कहलाता है। और यह आपके पास ये जो बुक्स है उसमें अगर अलग परिभाषा है तो आप अलग भी दे सकते हो, हालांकि ये परिभाषा भी सही है। ठीक है, और इसके प्रमुख कारण क्या हैं, तो नदियों के अंदर जो है औद्योगिक अपशिष्ट डालना, इसके अलावा नगरीय अपशिष्ट। ठीक है, इसके अलावा सीवरेज लाइन का पानी नदियों में डालना। ठीक है, और मृतक पशु और जो शव वगैरह हैं वो नदियों में डालना। तो ये इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना, तो ये सब। अब आपका शुरू हो जाता है खंड स। तो खंड स जो है उसके अंदर दीर्घ लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे। 9 नंबर का होगा, 3 नंबर का एक आएगा। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर के। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, निपटाए गए 9 भार के अनुसार पत्तनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको पत्तनों का वर्ग जो है वर्गीकरण, जिसमें नहीं क्या औद्योगिक नगर पतन है, इसके अलावा तेलीय पतन है, ठीक है, अनुषंगी पतन है, आत्रो पतन है, तो उस हिसाब से आपको बता देना है। ठीक है, तो वो आपके हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, तो वो आपको लिखनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कई प्रकार की हानियाँ होती हैं। एक तो जो देश होते हैं, ठीक है, जो गरीब या विकासशील देश होते हैं, तो वो दूसरे देशों पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा बाहर जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो ऐसे कई और कारण जो हैं वो आपके इसमें हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम क्यों है। तो यहाँ पर देखो, खेती का छोटा आकार, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, ठीक है, उन्नत बीजों का प्रयोग ना करना। ठीक है, तो ये इसके कुछ कारण जो हैं वो हो सकते हैं, और कारण भी आप देख लेना। इसके अथवा में है, भू उपयोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। तो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे जनसंख्या है, भू आकृति है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कारक होंगे आपके, तो आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है, बरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है भाई। ठीक है, तो बरमौर वाला जो है वो आपको याद करना है और यहाँ से देख लेना है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए, ये भी मोस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप जो है अच्छे से तैयार करोगे, एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन हमारे निबंधात्मक की। दय अपना रहेगा, निबंधात्मक हमारे रहेंगे 2 निबंधात्मक आपके आएंगे, एक जो है 4 नंबर का होगा। तो इसमें पहला है, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो तृतीय व्यवसाय है, ठीक है, तो तृतीय व्यवसाय के बारे में पूछा है। तो तृतीय व्यवसाय के बारे में आप बता देना कि जो सेवा सेक्टर है वो किस प्रकार से जो है वो प्रभावी है, क्योंकि आज जो है विश्व की जो जनसंख्या या विकासशील जो विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर 75% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो सेवा सेक्टर में कार्य कर रही है, और लगातार जो है सेवा सेक्टर बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। इसके अथवा में परिवहन एवं संचार सेवाओं की सार्थकता
को विस्तार पूर्वक समझाएं। तो परिवहन और संचार ने हमारे जीवन में क्या परिवर्तन किए हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। लेकिन लिखना बुक के अकॉर्डिंग है, अपने मन से नहीं लिखना है, ठीक है। कहीं आप बैठ जाओ भाई शुरू कर दो कि हम तो वो हैं ही भूगोल वेता और अपने हिसाब से कर लो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो भी है वो आप इसमें कर लोगे। अगला निबंधात्मक हमारा होगा 16 नंबर का, उसकी तरफ चलते हैं। 16 नंबर का है, भारत में चावल की कृषि का वर्णन जो है निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो निम्न बिंदु कौन कौन से हैं? फसल परिचय, ठीक है। चावल एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ठीक है। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय पौधा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में और चावल के बारे में बताना है, चावल की सबसे पहले क्या हुआ, कहाँ हुआ। दूसरा आपका रहेगा जलवायु दशाएं, तो कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, ठीक है वो। उसके बाद में है उत्पादन क्षेत्र, तो भारत के अंदर जो चावल है वो कहाँ कहाँ बोए जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर बताना है। चलते हैं आगे। अथवा में आपके हैं मानचित्र की बात करें तो विश्व के मानचित्र में यहाँ पर जो है वाणिज्य अनाज कृषि वाले क्षेत्रों को दर्शाना है, जिसमें रूस है, कनाडा है, मैक्सिको है और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी देश हैं, ठीक है। तो देश इजी रहेगा, हालांकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके जो भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो है वो आपका रेखा मानचित्र में पत्तनों को दर्शाया है। तो यहाँ पर तूतीकोरिन है, पाराद्वीप है, कांडला है और न्यू मंगलोर है, तो ये 4 हैं। तो इसके जो वीडियो हैं वो जो है इसी के साथ जो है वो मैं मैप में भर कर भी डाल दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको भरा हुआ मैप दिखेगा और उसमें आप जो है इससे सफल जो है देख सकते हो, ठीक है। इस मॉडल पेपर में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट क्वेश्चन लेकर मैं एक बार फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।